नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये इस सवाल का जवाब है कि एक पूरा देश अपने करोड़ों अरबों के हिसाब किताब को कैसे मैनेज करता है। हम सब अपने घर का, अपनी सैलरी का बजट तो बनाते ही हैं, है ना? तो कभी सोचा है कि एक पूरा देश अपनी आमदनी कैसे गिनता होगा? यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा की जड़ है। देखिए, ये काफी हद तक हमारे पर्सनल बजट जैसा ही है। एक तरफ होती है एक इंसान की आय, उसके खर्चे और उसकी बचत, और दूसरी तरफ होता है एक देश का कुल उत्पादन, कुल खर्चा और कुल बचत। नेशनल इनकम अकाउंटिंग बस इसी बड़े से हिसाब को समझने का एक सिस्टम है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये देश का हिसाब किताब आखिर है क्या चीज। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो तरीका है जिससे किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था की एक बैलेंस शीट तैयार की जाती है। मतलब एक तय समय में, जो कि आमतौर पर एक साल होता है, देश के अंदर हुए हर आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है। इसे कई बार सोशल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अच्छा, ये हिसाब किताब कैसे होता है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सब किया ही क्यों जाता है। क्या मकसद है इस पूरे लेखा जोखा का? देखिए, ये जो नंबर आते हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये सरकार और अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत जरूरी टूल्स की तरह काम करते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि देश की कुल आय और उत्पादन कितना है, हमारी अर्थव्यवस्था में खेती का कितना योगदान है और इंडस्ट्रीज का कितना। और फिर इन्हीं आंकड़ों को देखकर देश की आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं। जैसे अगर पता चले कि कृषि की विकास दर कम हो रही है, तो सरकार किसानों के लिए नई स्कीमें ला सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब उन तीन बड़े शब्दों की दुनिया में चलते हैं जिनके बारे में हम सब खबरों में बार बार सुनते हैं: जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। इसका मतलब है एक साल के अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर बनी सभी चीजों और दी गई सेवाओं की कुल कीमत। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है डोमेस्टिक यानी घरेलू। मतलब प्रोडक्शन देश के अंदर होना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत दिलचस्प है। ये जीडीपी को अर्थव्यवस्था के चार मुख्य इंजनों में तोड़कर दिखाता है। सी यानी कंजम्पशन, जो हम और आप खर्च करते हैं। आई यानी इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस करते हैं। जी मतलब गवर्नमेंट का खर्च। और एक्स माइनस एम यानी हमारे देश का कुल एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जीडीपी का सबसे जरूरी नियम याद रखना है: उत्पादन देश की सीमाओं के अंदर होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बनाने वाली कंपनी भारतीय है या विदेशी। अगर वो भारत में प्रोडक्शन कर रही है तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। तो जीडीपी की कहानी तो लोकेशन यानी जगह पर टिकी है। अब चलते हैं जीएनपी की तरफ, और यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। जीडीपी का फोकस है स्थान और जीएनपी का फोकस है नागरिकता। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक साल में किसी देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई कुल आय है, और इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा देश के अंदर कमाया गया या विदेश में। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में प्रॉफिट कमाती है, तो वो पैसा भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जीएनपी का हिस्सा जरूर होगा। पर एक मिनट, जब हम फैक्ट्रियों में कोई सामान बनाते हैं तो मशीनें घिसती भी तो हैं, उनकी टूट फूट होती है, उनकी वैल्यू कम होती है। उसका क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बस यहीं पर एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की एंट्री होती है। इसका हिसाब बहुत सीधा है। हम जीएनपी की कुल कमाई में से मशीनों की इसी घिसावट का खर्च, जिसे डिप्रिसिएशन कहते हैं, वो घटा देते हैं। जो बचता है वही है एनएनपी, और असल में इसे ही देश की असली राष्ट्रीय आय माना जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एनएनपी का जो भी बड़ा सा नंबर आता है वो सारा पैसा लोगों की जेब में जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। देश की राष्ट्रीय आय और लोगों की व्यक्तिगत आय, यानी जो पैसा असल में हाथ में आता है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। अब सवाल है कि ये फर्क आता क्यों है। तो देखिए, कंपनियां अपना सारा मुनाफा शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती, कुछ बचाकर रख लेती हैं। फिर सरकार हमसे टैक्स भी तो लेती है। और हाँ, दूसरी तरफ लोगों को पेंशन या स्कॉलरशिप के तौर पर भी कुछ पैसा मिलता है, जो सीधे सीधे उस साल के प्रोडक्शन से नहीं जुड़ा होता। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं कि ये घर, बिजनेस और सरकार, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं।
ये एक चक्र की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। देखिए, हम जैसे लोग यानी परिवार कंपनियों के लिए काम करते हैं, बदले में कंपनियां हमें सैलरी देती हैं। फिर हम उसी पैसे से बाजार जाकर सामान खरीदते हैं और वो पैसा घूम फिर कर वापस उन्हीं कंपनियों के पास पहुंच जाता है। ये अर्थव्यवस्था का चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये आंकड़े कितने काम के हैं, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या ये नंबर हमें अर्थव्यवस्था की पूरी और सच्ची कहानी बताते हैं? इन आंकड़ों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। सोचिए, हमारे देश की कितनी बड़ी असंगठित अर्थव्यवस्था है, जिसे हम ब्लैक मार्केट भी कहते हैं, वो इसमें शामिल ही नहीं होती। या फिर घर पर जो काम होता है उसकी कोई आर्थिक कीमत नहीं लगाई जाती। गैर कानूनी काम तो जाहिर है गिने नहीं जाते। तो ये आंकड़े एक बहुत अच्छा अंदाजा तो देते हैं, पर पूरी हकीकत नहीं बताते। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। आर्थिक विकास के ये आंकड़े देश के लिए बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये किसी देश के लोगों की असल खुशहाली और बेहतरी की पूरी कहानी कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बहुत जरूरी है।